पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंस फुजिन और ओल्ड क्वीन फैंजी सिटी के अंदर आ जाते हैं और फैंजी सिटी पहुंचने के बाद वो सीधे सैम्फे पैलेस की तरफ जा रहे होते हैं। सैम्फे पैलेस के मेन डोर पर खड़े गार्ड जब उन दोनों को पैलेस की तरफ जाते हुए देखते हैं तो वो तुरंत ही उनका रास्ता रोककर उन्हें रुकने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन वो गार्ड अपनी बातों को पूरा खत्म कर पाते हैं उससे पहले ही ओल्ड क्वीन उन्हें मार देता है। और उन दोनों गार्ड्स को मारने के बाद ओल्ड क्वीन ग्रीट करते हुए प्रिंस फुजिन से कह रहा होता है, यंग मास्टर आपको इन सब लोगों पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इन जैसे मामूली गार्ड्स आपकी नज़रों के लायक नहीं है, आप मेरे साथ पैलेस के अंदर आइए। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन मेन डोर पर जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सबको मारने के बाद प्रिंस फुजिन का ग्रीट करते हुए उसका वेलकम कर रहा होता है। ओल्ड क्वीन की बातों को सुनकर प्रिंस फुजिन पैलेस के अंदर जा रहा होता है और ओल्ड क्वीन से कह रहा होता है कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं और इसीलिए वो अक्सर अपनी औकात भूल जाते हैं। ऐसा कहते हुए प्रिंस फुजिन उन गार्ड्स की बेवकूफ़ी पर हंस रहा होता है जिन्होंने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। फिर हमें सैम्फे पैलेस के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे हम यही को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है और यही कल्टीवेट करते हुए उसके ध्यान में होती है और उसका कॉन्शियसनेस उसके आसपास बह रहा होता है। तभी उसे वहाँ पे पता चल जाता है कि उसके गेट पर किसी ने उसके गार्ड्स को मारा है। ये जानने के बाद यही तुरंत ही अपने ध्यान से बाहर आ जाती है और अपने एम्प्रेस के ड्रेस को पहनने लग जाती है, क्योंकि यही ने अपनी कॉन्शियस से ओल्ड क्वीन और प्रिंस फुजिन को देखा होता है, इसलिए वो जानती है कि वो दोनों बिल्कुल भी नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है। इसलिए यही अपनी एम्प्रेस की ड्रेस को पहनने के बाद तुरंत ही अपने पैलेस के गेट की तरफ जाने लग जाती है ताकि वो खुद देख सके कि ये दोनों कौन है जो उसके पैलेस में आकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। फिर यही उड़ते हुए जल्दी अपने पैलेस के मेन डोर तक पहुंच जाती है और अपने पैलेस के मेन डोर पर आने के बाद यही प्रिंस फुजिन और ओल्ड क्वीन को देखते हुए उनसे गुस्से से कह रही होती है, आखिर तुम दोनों कौन हो जो इस तरह मेरे पैलेस के अंदर घुसने की हिम्मत कर रहे हो। ऐसा कहते हुए यही गुस्से में प्रिंस फुजिन और ओल्ड क्वीन से इस तरह उसके पैलेस में घुसने की वजह पूछ रही होती है। प्रिंस फुजिन जब यही की बातों को सुनकर उसकी तरफ देखता है तो उसको देखते ही पूरी तरह पागल हो जाता है और मन में ही सोच रहा होता है, ये लड़की तो वाकई खूबसूरत है, इसकी जैसी खूबसूरती तो सिर्फ अपर वर्ल्ड में ही हो सकती है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है और अब जब ये इस लोअर वर्ल्ड में आ गई है तो अब ये सिर्फ मेरी है और इसे मेरा ही होना होगा। ऐसा कहते हुए प्रिंस फुजिन यही को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। फिर प्रिंस फुजिन तुरंत ही खुद को होश में लाते हुए यही को ग्रीट करते हुए उसे कह रहा होता है, क्या तुम ही सैम्फे एम्प्रेस हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और टैलेंटेड हो, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था शायद वो कम ही सुना था, क्योंकि तुम वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें देखने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी जैसी दूसरी खूबसूरती इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं प्रिंस फुजिन इमोर्टल एकेडमी का सेंट तुम्हें यहाँ पे एक गुड न्यूज़ देने आया हूँ। ऐसा कहते हुए प्रिंस फुजिन यही को ग्रीट करते हुए उससे ये सब कह रहा होता है। प्रिंस फुजिन की बातों को सुनकर यही को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसको उसकी तारीफ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे ओल्ड क्वीन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि भले ही वो ओल्ड क्वीन को ना जानती हो वो उसके पास से आ रही लॉन्गेटिविटी रिलम के 7 स्टेज की एनर्जी महसूस कर सकती है। इसकी वजह से वो जानती है कि ओल्ड क्वीन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उससे निपटना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसलिए यही वहाँ पे उन दोनों से गुस्से से कह रही होती है, अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। यही की बातों को सुनने के बाद प्रिंस फुजिन वहाँ पे हंसते हुए उससे कह रहा होता है, मैं यहाँ तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए आया हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो इसलिए तुम मुझे काफ़ी पसंद आई और मैंने तुम्हें अपनी स्लेव गर्ल बनाने के बारे में सोच लिया है ताकि तुम तुम्हारे इस नए मास्टर को खुश कर सको और एक अच्छी लाइफ जियो। प्रिंस फुजिन की बातों को सुनकर यही का 7वां पारा चढ़ जाता है और वो वहाँ पे अपना किलिंग इंटेंट छोड़ते हुए प्रिंस फुजिन से कह रही होती है, तुम वाकई मरना चाहते हो जो तुम मेरे सामने इस तरह की बकवास कर रहे हो। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे गुस्से से प्रिंस फुजिन को देख रही होती है जिसकी वजह से उसका किलिंग इंटेंट भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। यही को इस तरह गुस्सा करते हुए देखकर ओल्ड क्वीन वहाँ पे अपनी लाठी को जोर से पटक देता है जिसकी वजह से यही का पूरा पैलेस वहाँ पे हिल जाता है और यही का सारा किलिंग इंटेंट भी वहाँ से गायब हो जाता है। उस ओल्ड मैन के एक इशारे से अपने किलिंग इंटेंट को इस तरह गायब होते हुए देखकर यही वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि यही का किलिंग इंटेंट काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है और उसकी पावर कोई मजाक नहीं है, लेकिन ओल्ड क्वीन ने यही के किलिंग इंटेंट को पूरी तरह से हटा दिया था। इसकी वजह से यही समझ जाती है कि ओल्ड क्वीन का कल्टीवेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। फिर ओल्ड क्वीन वहाँ पे अपनी दबी आवाज़ में यही को समझाते हुए कह रहा होता है, देखो लड़की, मेरे यंग मास्टर तुम्हें अपनी स्लेव गर्ल बनाना चाहते हैं और ये तुम्हारी अच्छी किस्मत है कि तुम्हें इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने घमंड में कोई ऐसी हरकत ना करो जिसकी वजह से मुझे अपने मास्टर को नाराज़ करना पड़े। ऐसा कहते हुए ओल्ड क्वीन यही को डराते हुए उससे ये सब कह रहा होता है। यही ओल्ड क्वीन की बातों को सुनने के बाद उसे ध्यान से देख रही होती है और मन में ही सोच रही होती है, इस बूढ़े का कल्टीवेशन भले ही लॉन्गेटिविटी रिलम के 7 स्टेज तक पहुँच चुका है, लेकिन इसका कल्टीवेशन उसके स्टेज से भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ये लोग नोज़ॉन कॉन्टिनेंट से नहीं हो सकते क्योंकि नोज़ॉन कॉन्टिनेंट में कोई भी इतना पावरफुल कल्टीवेटर नहीं है, ये जरूरी बाहर के कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आए हैं। ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे उन दोनों के बारे में समझने की कोशिश कर रही होती है। फिर यही वहाँ पे ओल्ड क्वीन से कहती है, मैं ली हुई कभी भी अपने से कमज़ोर किसी इंसान के सामने नहीं झुकने वाली, इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी पावर से मुझ पर काबू पा सकते हो तो तुम गलत हो। ऐसा बोलते हुए यही वहाँ पे ओल्ड क्वीन और प्रिंस फुजिन को साफ मना करते हुए उनसे ये सब कह रही होती है। यही की बातों को सुनकर प्रिंस फुजिन उससे कह रहा होता है, जैसे कि सैम्फे एम्प्रेस से उम्मीद थी, तुम वाकई बहुत ज़्यादा घमंडी हो और तुम्हें घमंडी होना भी चाहिए क्योंकि तुमने अपने सैम्फे एम्प्रेस की पोजीशन को बड़ी मुश्किल से पाया है, इसीलिए तुम्हारा घमंड 7वें आसमान पर है, लेकिन तुम्हारे मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारी आंखें खोलने में तुम्हारी मदद करता हूँ ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि तुमने आज तक जितनी दुनिया को देखा है ये उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, और अगर मैं तुम्हें अपने कुछ ही हमलों में ना हरा पाया तो मैं तुम्हें अपनी स्लेव गर्ल नहीं बल्कि अपनी वाइफ बनाऊंगा। ऐसा कहते हुए प्रिंस फुजिन यही को डुअल के लिए चैलेंज कर रहा होता है। प्रिंस फुजिन की बातों को सुनकर यही मन में सोच रही होती है, अगर ये ओल्ड मैन मुझसे लड़ता है तो मैं इसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर मैं इस बेशरम लड़के को हराकर अपने सामने सरेंडर करवा लेती हूँ तो ही मैं इस
मुसीबत से बाहर निकाल सकती हूँ और इन दोनों बिन बुलाए मेहमानों को यहाँ से भगा सकती हूँ। ऐसा सोचते हुए यही फिर वहाँ पे प्रिंस उदीन से कह रही होती है, तुम्हें खुद पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी स्लेव गर्ल बन जाऊंगी, और अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम दोनों इसी वक्त नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट छोड़कर यहाँ से तुरंत ही निकल जाओगे। ऐसा कहते हुए यही प्रिंस उदीन को अपनी शर्तें बता रही होती है। यही की बात को सुनकर प्रिंस उदीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और यही से कहता है, ठीक है मंजूर है मुझे, और मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले सिर्फ 3 हमलों में ही तुम मेरे सामने सबमिट करोगी। ऐसा कहते हुए प्रिंस उदीन यही की शर्तों को मान लेता है और उसके साथ डूल करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रिंस उदीन की बातों को सुनकर यही तुरंत ही उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। यही को इस तरह अटैक करते हुए देखकर प्रिंस उदीन उससे कह रहा होता है, तुम तो वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमसे लड़कर मुझे वाकई मजा आएगा। ऐसा कहते हुए प्रिंस उदीन वहाँ पे यही को अपनी तरफ अटैक करते हुए देख रहा होता है और उससे ये सब कह रहा होता है। फिर यही जैसे ही प्रिंस उदीन के पास में पहुंचती है और उसके ऊपर हमला करती है, प्रिंस उदीन यही के हमलों को बड़ी आसानी से रोक देता है। हालांकि यही का अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से जब उन दोनों के अटैक टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉकवेव बनती है, जो कि यही के पहले से टकरा कर वहाँ पे सभी बिल्डिंग्स को तोड़ रही होती है। फिर हमें प्रिंस उदीन को दिखाते हैं जिसे यही के अटैक के बाद भी कुछ नहीं हुआ होता है और वो वहाँ पे यही से कह रहा होता है, एक मुँह हो गया, अब सिर्फ 2 बचे हैं, इन 2 हमलों में तुम मेरी होने वाली हो। ऐसा कहते हुए प्रिंस उदीन यही को ये सब बताते हुए हंस रहा होता है। प्रिंस उदीन की बातों को सुनकर यही वहाँ पे ईवल स्माइल कर रही होती है और प्रिंस उदीन से कह रही होती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम गलत हो। प्रिंस उदीन भी वहाँ पे यही को इस तरह हंसते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये लड़की अचानक से इस तरह हंस क्यों रही है। लेकिन फिर हमें यही को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर रही होती है, जिसके बाद हमें यही के पीछे उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आ जाती है, और उसके आते ही वहाँ पे प्रिंस उदीन और ओल्ड क्वीन उस स्पिरिचुअल बॉडी को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने आज से पहले इस तरह की स्पिरिचुअल बॉडी नहीं देखी और ना ही इसके बारे में सुना है। इसकी वजह से वो उसको देखकर थोड़ा सा हैरान होते हैं और उस स्पिरिचुअल बॉडी की पावर्स का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर हमें प्रिंस उदीन को दिखाया जाता है जब प्रिंस उदीन यही की स्पिरिचुअल बॉडी को देखने के बाद उसे समझने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उस स्पिरिचुअल बॉडी ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से अभी प्रिंस उदीन उड़ते हुए दूर जाकर गिर जाता है और वो जहाँ ज़मीन पर टकराता है वहाँ पे बहुत सारी दरारें आ जाती हैं। लेकिन इस अटैक से भी प्रिंस उदीन को कुछ नहीं होता है। गिरने की वजह से जो उसे दर्द हो रहा होता है, उससे चिल्लाते हुए वो दोबारा खड़ा हो जाता है। प्रिंस उदीन की हालत को देखकर यही उससे कह रही होती है, ये दूसरा मुंह था और अब सिर्फ तुम्हारे पास एक ही बचा है। यही को इस तरह हंसते हुए देखकर प्रिंस उदीन तुरंत ही जमीन से छलांग लगाकर उसके पास पहुंच जाता है। ये देखकर यही काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि प्रिंस उदीन एक सिंपल जंप करके ही सीधा उसके पास पहुंच गया होता है। फिर हमें प्रिंस उदीन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे यही के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे कह रहा होता है, तुम्हें इतना खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी तक तुम्हें सीरियसली नहीं लिया है, इसलिए तुम इतनी आसानी से मुझे मार पा रही हो, वरना तुम्हारी जैसी एक नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की छोटी सी लड़की मेरे सामने खड़े होने की भी लायक नहीं है। ऐसा कहते हुए प्रिंस उदीन भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है जो कि एक स्वॉर्ड होती है। अपनी स्वॉर्ड को समन करने के बाद प्रिंस उदीन यही से कह रहा होता है, मेरी स्वॉर्ड का नाम कुनवा है और ये एक 8th रैंक का इमोर्टल आर्टिफैक्ट है। ऐसा कहते हुए प्रिंस उदीन उस स्वॉर्ड को इस्तेमाल करते हुए उसके आसपास बहुत सारी उसकी इमेजेस बना लेता है, जिसके बाद प्रिंस उदीन तुरंत ही यही के ऊपर अटैक कर देता है और अपनी सारी स्वॉर्ड्स को उसके ऊपर एम करते हुए उसकी तरफ भेज देता है। यही प्रिंस उदीन की स्वॉर्ड को देखने के बाद मन में सोच रही होती है, 8 रैंक का इमोर्टल आर्टिफैक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। हालांकि इस लड़के का कल्टिवेशन डिवाइन डिव्यूशन लेवल का ही है, जिसकी वजह से ये उसकी पूरी पावर को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, लेकिन ये लड़का उस स्वॉर्ड को अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसकी वजह से ये उसके स्वॉर्ड इंटेंट को इतनी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है। ऐसा सोचते हुए यही प्रिंस उदीन को अपनी तरफ अटैक करते हुए देख रही होती है, जिसके बाद यही भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी पावर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और अपने फिस्ट में अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की पावर्स को इकट्ठा कर रही होती है, जिसकी वजह से यही ने अपने फिस्ट के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को इकट्ठा कर लिया होता है। जिसके बाद यही प्रिंस उदीन की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाती है और जैसे ही प्रिंस उदीन और यही के अटैक टकराते हैं, उन दोनों के ही अटैक एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से यही और प्रिंस उदीन एक दूसरे से काफ़ी दूर उड़ जाते हैं। फिर हमें यही को दिखाया जाता है, यही को उस ब्लास्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा चोटें आई होती हैं, जिसकी वजह से उसके मुँह से खून निकल रहा होता है और वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसने यही को काफ़ी दूर फेंक दिया होता है, जिसकी वजह से यही अभी भी गिर रही होती है और वो मन में सोच रही होती है, मेरी पिछली लाइफ में जब मैंने अपना कल्टिवेशन शुरू किया था, तब से लेकर जब तक मैं इमोर्टल एम्प्रेस नहीं बन गई, तब तक मुझे कोई भी नहीं हरा पाया था और एम्प्रेस यही बनने के बाद भी मुझे कोई नहीं हरा पाया था सिवाय उसके। और तब मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी से हारी थी और मैंने अभी तक अपना वो हिसाब पूरा नहीं किया है, इसलिए जब तक मैं डीमन कोड से अपना हिसाब पूरा ना कर लूँ, किसी और से हारने का तो सवाल ही नहीं बनता। ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे खुद को उस ब्लास्ट से बचाने के बाद अपने मुंह पर लगे हुए उस खून को साफ करते हुए खुद से ही ये सब कह रही होती है। जब यही खुद से ही ये सब कह रही होती है, तभी हमें प्रिंस उदीन को दिखाया जाता है जो कि यही की तरफ अटैक करने के लिए उसकी ओर आ रहा होता है। ये देखकर यही बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है क्योंकि प्रिंस उदीन ने यही से प्रॉमिस किया था कि अगर वो उसे 3 मूव्स के अंदर नहीं हरा पाया तो वो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन प्रिंस उदीन ने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया होता है और इस वक्त वो यही की तरफ अटैक करने के लिए उसकी ओर आ रहा होता है।